सैम अपने माँ से झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता है। सैम चलते चलते वहाँ एक घना जंगल में पहुँच जाता है। तभी सैम देखता है एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने है और वह सैम को अपने पास बुला रहा है। आओ आओ मित्र, यहाँ आओ। सैम यह आवाज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। डरो मत मित्र, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। आओ मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे के अंदर आओ। सैम घबराते हुए पेड़ के पास जाता है तो वह पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। आओ मेरे अंदर आओ मित्र, क्या तुम्हें ढेर सारा खजाना नहीं चाहिए? हाँ, मुझे ढेर सारा खजाना चाहिए। तो फिर सोच क्या रहे हो मित्र, दरवाजा खुला है, अंदर आओ और ढेर सारा खजाना ले जाओ। सैम पेड़ की बातों में आ जाता है और खजाने के लालच में पेड़ के अंदर चला जाता है। पेड़ के अंदर सैम देखता है हर तरफ खजाना ही खजाना है, जिसे देखकर सैम आश्चर्यचकित रह जाता है। इतना सारा खजाना अगर मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा और पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। बहुत सारा खजाना देखकर सैम खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसके बाद जब सैम खजाने को हाथ लगाता है तो उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर सैम डर जाता है। अरे अरे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? सैम जल्दी से पेड़ के बाहर जाने लगता है तो तभी पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बचकर कहाँ जाओगे तुम एक लालची व्यक्ति हो। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मैं आज के बाद से कभी लालच नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। राक्षस सैम को उठाकर खाने लगता है। मुझे छोड़ दो। उधर गांव में काफी समय बीत जाने पर भी सैम घर नहीं आता तो उसकी माँ सैली और उसका छोटा भाई राकेश काफी परेशान हो जाता है। कितना समय हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा सैम। माँ, आप परेशान मत हो, शायद अभी भी सैम भैया नाराज होंगे, पर जैसे ही उसकी नाराजगी खत्म होंगे वो वापस आ जाएंगे। माँ, आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। मैं थोड़ा सा क्या डांट दिया, इसका मतलब मेरे बेटे से मुझे प्यार नहीं है जो वो इस तरह नाराज होकर चला गया। बेटा राकेश, जरा गांव में इधर उधर देख तो पता लगाओ वो कहाँ चला गया और उसे ढूंढ कर ले आओ। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है माँ, मैं अभी तुरंत जाता हूँ और सैम भैया को ढूंढ कर ले आता हूँ। राकेश गांव में कई जगह इधर उधर सैम को ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलता है। हर जगह ढूंढ लिया सैम भैया को, पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, लोगों से पूछता हूँ, क्या पता किसी ने सैम भैया को देखा होगा। तभी गांव के ही एक व्यक्ति सोहन से पूछता है। अरे सोहन भैया, सोहन भैया, जरा रुको तो सोहन भैया। अरे राकेश, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? सोहन भैया, क्या आपने मेरे बड़े भैया सैम को कहीं देखा है? कल से वो घर नहीं लौटे हैं। घर में माँ बहुत परेशान हो रहा है। सैम को? हाँ, देखा तो है, काफी परेशान और गुस्से में लग रहा था वो। मैंने उसे पूछा भी पर उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और चला गया। सोहन भैया, कहाँ देखा था मेरे बड़े भैया को? जल्दी से बताओ सोहन भैया। हेलो दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे पार्ट 2 आने पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
एक दिन मैगी नाम का मोटा ताजा लंबी गर्दन वाला मुर्गा कचरे के ढेर में खाना ढूंढ रहा था, तो उसे कांच का एक टुकड़ा मिला। कांच का वह टुकड़ा धूल और गंध में भरा पड़ा था, पर फिर भी वह टुकड़ा बहुत ही चमक रहा था। मैगी ने उसे उलट पुलट कर देखा और फिर उदास होकर सोचने लगा। मुर्गा पत्थर की तरफ उदास भाव से देखते हुए बोला, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अगर तुम गंदम के दाना होते तो मुझे बहुत ही खुशी होती। मैं तुम्हें झट से उठाकर खा लेता, तो इस तरह मेरी कुछ भूख तो मिटती। यह बोलकर मैगी खाने की तलाश में दूसरी तरफ जाने लगता है, मगर तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है। यह आवाज सुनकर मैगी पीछे मुड़कर देखता है तो सचमुच हैरान ही रह जाता है। वो कांच का टुकड़ा उसकी तरह बोलने लगता है। मैगी आश्चर्य से देखते हुए कहता है, अरे तुम तो मेरी तरह बोलने लगी हो, ये तो बड़े मजे की बात हो गई। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मैगी है। मेरा ये नाम मेरी मालकिन ने रखा है, वो बहुत प्यार करती है मुझे। कांच का टुकड़ा मैगी को समझाता है, जानते हो मैगी, मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत ही कीमती हीरा हूँ। मेरी कीमत लाखों रुपया है। मैगी मुंह बनाकर उदास भाव से कहता है, पर गंदम का दाना तो नहीं होना। मेरे लिए तो गंदम के दाने का ही कीमत है। मुझे बहुत ही भूख लग रही है। तुम्हारी जगह गंदम का दाना होता तो उसे मैं खा लेता। खैर छोड़ो, मुझे खाना ढूंढना है और मैं जा रहा हूँ। गुड बाय फ्रेंड। ये कहकर मैगी वहाँ से चल देता है, लेकिन कीमती हीरे की आवाज़ से फिर से उसे रुकना पड़ता है। मैगी थोड़ा नाराज होकर कहता है, जो कहना है जल्दी कहो फ्रेंड, अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता। कीमती हीरा उसे समझाता है, तुम मुझे कचरे के ढेर से उठाकर कहीं सुरक्षित जगह पर छुपा दो प्लीज। यहाँ कूड़े के ढेर में मेरा दम घुटता है। पर मैं तुम्हें क्यों छिपाऊं? तुम मेरे किस काम के? ये सही है कि आज तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, मगर कल को मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हारी किसी काम आ सकता हूँ फ्रेंड। हीरे की यह बात मैगी को बहुत ही अच्छी लगती है और फिर वह हीरे को कचरे के ढेर से उठाकर एक खेत में छिपा देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैगी के मालकिन के घर उसके दो मेहमान आ जाते हैं। वे दोनों मैगी को देखकर कहते हैं, मुर्गा तो देखो कितना मोटा ताजा है। हाँ भाई, बड़ा मोटा तगड़ा मुर्गा है। उसकी दावत उड़ाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तू बिल्कुल ही चिंता मत कर, आज इसी की दावत उड़ाने को मिलेगी। सैम और सैली दोनों मैगी के मालकिन से मैगी का दावत मांगता है, तो वह अपने मेहमान को खुश करने के लिए इस दावत को मान जाते हैं। इस तरह मैगी की शामत आ जाती है। फिर उसकी मालकिन एक चाकू लेकर उसकी गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ती है। मैगी मालकिन की खुशामद करते हुए कहता है, मालकिन मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। अगर आप मुझे कभी ना मारने का वादा करें तो मैं आपको लाखों रुपए की कीमत का एक हीरा लाकर दे सकता हूँ। मालकिन की आंखें लालच में फैल जाती हैं। क्या लाखों रुपये का हीरा तू लाकर देगा मुझे? लाला जल्दी से ला मेरे प्यारी मैगी। अगर तू हीरा लाकर दे दे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं काटूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगी। लालच में आकर वो मैगी को छोड़ देती है और मैगी हीरा लाने के लिए खेत में चला जाता है। वह जमीन खोदकर हीरा को बाहर निकालता है। फिर वो हीरे को अपनी मजबूरी बताता है। हीरा कहता है, फ्रेंड तुम मुझे बेशक से मुझे तुम्हारी मालकिन को दे सकते हो, मगर फिर भी तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है, क्योंकि वो लालची है। लालची लोग किसी के सगे नहीं होते हैं।
पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। तेरे जैसे कीमती हीरा पाकर वो हमेशा मेरा एहसान मानेगी। मैगी हीरा लाकर अपनी मालकिन को दे देता है और वो बहुत खुश हो जाती है, मगर फिर भी उसका एहसान मानने की वजह उसे काट कर उसके मेहमान की दावत में लग जाते हैं। मैगी डर से कांपते हुए कहता है, मालकिन, आपने तो मुझे कभी ना काटने की वादा किया था। मुझे माफ कर देना मैगी। कीमती हीरा पाने की खुशी में मुझे अपने मेहमानों को दावत तो देनी ही पड़ेगी ना। इस तरह हीरे की बात सच साबित हो जाती है कि लालची लोग कभी किसी की सगे नहीं हो सकते हैं। रानी, तुम्हें पता है ना, मैं अभी अभी चिड़िया के पास से आ रहा हूँ। वो चिड़िया ने मुझे इतना जलील किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। बस मैंने आज से फैसला कर लिया हूँ कि आज से मैं मेहनत करके ही भोजन ढूंढूंगा और किसी भी पक्षी से भोजन नहीं मांगूंगा, और आज के बाद से मैं बुरे काम भी छोड़ दूंगा। मैं सब पक्षी के साथ अच्छा करूंगा। कालू जी, आप ये तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तुमसे हो पाएगा? हाँ हाँ रानी, इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो कालू ना कर सके। तुम देखना रानी, कालू कितनी मेहनत करेगा और किसी भी पक्षी से भोजन नहीं मांगेगा। रानी, जंगल का कोई भी पक्षी हमारा इज्जत नहीं करता है और कोई भी पक्षी हमसे ठीक से बात भी नहीं करता है। इसीलिए मैंने सोचा है कि सभी पक्षियों की अपनी घोंसली में दावत रखता हूँ और उस दावत का भोजन मैं खुद मेहनत करके ढूंढूंगा। देखना रानी। हाँ हाँ कालू जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सभी पक्षियों की अपनी घोंसले में दावत रखती हूँ। इस तरह अपनी इज्जत भी वापस आ जाएगी। फिर कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को दावत देने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों को दावत का आमंत्रित देकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। रानी, मैंने सभी पक्षियों को दावत का कह दिया है। कल दोपहर को सभी पक्षी हमारे घोंसले में आ जाएगा। चलो फिर मैं चलता हूँ और दावत के लिए भोजन जमा करके ले आता हूँ। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में वहाँ से चला जाता है। बेचारा कालू कौवा खूब मेहनत करके भोजन जमा कर रहा होता है। कुछ ही देर में कालू कौवा काफी सारा भोजन जमा करके अपने घोंसले में आ गया था। रानी देखो, आज मैंने जिंदगी में पहली बार कितना सारा भोजन मेहनत करके जमा किया है। अब मैं ये भोजन कल दावत में सभी पक्षियों को खिला देंगे। कालू कौवा यही चाहता था कि जंगल की सभी पक्षी और टूनी चिड़िया इस कालू कौवे और रानी कौवे की दोबारा से इज्जत करने लगे। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी सो जाते हैं। बबलू कौवा सफर करके दूसरी जंगल की ओर जा रहा होता है तो बबलू कौवा बहुत ही थक जाता है और कालू कौवे की सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मैं बहुत ही थक गया हूँ और मुझे भूख भी लगा है, पर मेरे पास तो भोजन भी नहीं है कि मैं वे भोजन को खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। बबलू कौवे की नजर सामने कालू कौवे की भोजन पर पड़ती है तो बबलू कौवा की मुंह में पानी आ जाता है। वाह भाई, कौवे ने कितना सारा भोजन जमा किया है। मैं जाकर सारा भोजन चोरी करके ले जाता हूँ। फिर वह बबलू कौवा कालू कौवे की सारा भोजन चोरी करके वहां से चला जाता है। सुबह हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि उसका सारा भोजन तो वहां से गायब हो गया है। रानी, गजब हो गया है। देखो तो, देख तो रही हूँ, हमारा सारा भोजन कौन चोरी करके ले चला गया है। कालू जी, अब तक हम सब पक्षी की भोजन चोरी करते थे, पर आज किसी पक्षी ने हमारा ही भोजन चोरी करके चला गया। दोपहर को तो सब पक्षी यहाँ पर दावत खाने को आ जाएगा। अब क्या होगा? अब तो उन पक्षियों के सामने मेरी नाक ही कट जाएगी।
नहीं, मैं इस बार अपनी नक कटने नहीं दूंगी। मैं जा रहा हूँ दोबारा से भोजन जमा करने। फिर वह कालू कौवा भोजन की तलाश में दोबारा से चला जाता है। कालू कौवा मारा मारा इधर उधर भोजन ढूंढ रहा होता है, लेकिन कालू कौवे को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता है। कालू कौवा जंगल के हर कोने में जाता है, लेकिन कालू कौवे को कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता है। बेचारा कालू कौवा थक हार कर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मुझे तो इस जंगल में कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। चलो मैं जंगल के बाहर जाता हूँ और भोजन ढूंढता हूँ। क्या पता मुझे वहाँ पर भोजन मिल जाए। कालू कौवा जंगल के बाहर जा रहा होता है कि कालू कौवे देखता है कि सामने कुछ गंदुम के दाने पड़े हुए होते हैं। कालू कौवा उन गंदुम के पास जाता है। कालू कौवा जैसे ही गंदुम के दाने के पास जाता है, वैसे ही वहाँ पर एक तोता आ जाता है। तोते, ये भोजन मेरा है, ये भोजन मैंने पहले देखा है। नहीं कालू कौवे, ये भोजन तुम मुझे ले जाने दो। अगर मैं ये भोजन नहीं ले गया तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी और मुझे घर से भी निकाल देगी। अच्छा ठीक है तोते, तुम ये भोजन ले जाओ, मैं अपने लिए दूसरा भोजन ढूंढ लूंगा। बेचारा कालू कौवा अपना भोजन उस तोते को देकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ कालू कौवे की घोंसले में काफी सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। रानी कौवे, कालू कौवा कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कालू कौवा हमें दावत में बुलाकर खुद कहीं भाग गया है? नहीं नहीं बुलबुल जी, ऐसा कोई बात नहीं है, बस कालू जी आते ही होंगे। वही बेचारा कालू कौवा जंगल के बाहर जाकर इधर उधर भोजन ढूंढ रहा होता है। कालू कौवे को सामने कुछ फल गिरे हुए दिखते हैं। कालू कौवा उन फलों के पास जाता है। कालू कौवा उन भोजन को देखकर काफी खुश हो जाता है। चलो भाई, मुझे फल तो मिल गया है, बस मुझे अब कुछ गंदुम जमा करना है। कालू कौवा उन फलों को लेकर जा रहा होता है। कालू कौवा देखता है सामने सारस पक्षी घोंसले में लेटी हुई है और काफी जोर जोर से चीख रही होती है। कालू कौवा फौरन सारस के पास जाता है। सारस भैया, तुम्हें ये क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो और तुम क्यों चीख रही हो? कालू कौवे, मुझे बहुत ही भूख लग रहा है और मेरे पास खाने को भोजन भी नहीं है, इसीलिए भूख के वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सारस भैया, तुम बिल्कुल ही चिंता मत करो, ये लो, ये फल खा लो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। फिर वह कालू कौवा सारस को वह फल देकर वहां से चला जाता। चल भाई कालू, तेरे पास जो फल थे वे भी नहीं रहे, वे मैंने सारस भैया को दे दिया। अब मुझे दोबारा से फल और कुछ गंदुम के दाने जमा करने होंगे। कालू कौवा हार नहीं मानता है, वह इधर उधर भोजन ढूंढ रहा होता है। वह दूसरी तरफ सभी पक्षी कालू कौवे की राह देख रहा होता है कि कालू कौवा कब आएगा। रानी कौवे, काफी देर हो गए हैं, कालू कौवा अभी तक वापस नहीं आया। अगर कालू कौवे किसी काम में गया हो तो हम सब पक्षी दोबारा से आ जाएंगे। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, कालू जी बस आते ही होंगे, बस तुम पक्षी कुछ देर और इंतजार कर लो। इधर कालू कौवा भोजन ढूंढ रहा होता है। कालू कौवे को सामने पर एक गंदुम का दाना गिरा हुआ दिखता है। कालू कौवा जैसे ही गंदुम के पास आता है तो वे कालू कौवा देखता है कि सामने गंदुम के दाने का लाइन बनी होती है और वे गंदुम के दाने का लाइन एक गुफा के अंदर जा रहा होता है। कालू कौवा एक एक गंदुम का दाना अपनी चोंच में फंसाकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वे कालू कौवा देखता है कि उस गुफा में तो काफी सारा भोजन पड़ा हुआ है। वाह भाई, इतना सारा भोजन इस गुफा में पड़ा हुआ है, ये सारा भोजन तो बहुत है। लगता है आज मैंने पक्षियों की मदद की तो ऊपर वालों ने मेरी भी मदद की और मुझे इतना सारा भोजन दे दिया। चलो मैं इस भोजन से कुछ भोजन अपने घोंसले की तरफ ले जाता हूँ। जंगल की सारी पक्षी आ गए होंगे और वे मेरी राह देख रहे होंगे। फिर वे कालू कौवा कुछ भोजन लेकर
अपने घोंसले में आ जाता है। रानी कौवी सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा भोजन खाने को दे देता है और सभी पक्षी मिलकर भोजन खा लेते हैं। कालू कौवा, आज मैं सब पक्षी बहुत खुश हुआ। आज तुमने मेहनत कर हमें भोजन खिलाया है, हम बहुत खुश हैं। हाँ हाँ कालू कौवे, तुम्हें इस तरह बदला हुआ देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रहा है। उसके बाद सभी पक्षी वहाँ से चला जाता है। सभी पक्षी के जाते ही कालू कौवा सारी बातें रानी कौवे को बताता है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें जिंदगी में हमेशा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान हमेशा कामयाब होता है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चंदनपुर नामक गांव में ईश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके सिर पर बाल नहीं था। अक्सर लोग उसके बालों को लेकर उसका मजाक बनाया करता था। ईश्वर तरह तरह के बाजारों से तेल लाकर अपने सिर पर लगाता था, लेकिन फिर भी उसके सिर में बाल नहीं उग रहे थे। एक दिन ईश्वर बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है। वही एक दुकानदार ईश्वर का मजाक बनाता है। अरे ईश्वर, अरे तू क्या बाजार में कंघी लेने आए हो? आओ आओ, अपने लिए एक कंघी ले लो। पास ही कुछ लोग खड़े हुए थे जो ईश्वर का मजाक उड़ाता है। टकला टकली गए हाट बाजार, टकला पाए 2000। टकली बोले चूड़ी पहनेंगे, टकला बोला खबरदार। लोगों की बातें सुनकर ईश्वर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। चलते चलते ईश्वर एक भयानक घना जंगल में पहुंच जाता है। ईश्वर काफी थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और खुद से बातें करने लगता है। हे भगवान, तुमने मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की? सबको बाल दिए, पर मुझे क्यों नहीं बाल दिए? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? जहाँ भी जाओ मुझे गंजा गंजा कहकर चिढ़ाया करते हैं और मुझसे कंघी लेने को कहता है। अरे जब मेरे सिर पर बाल ही नहीं है तो मैं कंघी लेकर क्या करूँगा? भला ऐसे जीने से तो अच्छा है मर ही जाना ठीक है। मरना किसी समस्या का हल नहीं है मित्र। अरे ये किसकी आवाज़ है? ईश्वर थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं, अरे भाई, तुम कौन हो जो मेरे बातें सुन रहे हो? मैं पेड़ हूँ मित्र, जिसके छांव में तुम बैठे हो। अरे तुम तो पेड़ हो। अरे पेड़, क्या तुम बोल सकते हो? पर तुम पेड़ होकर कैसे बोल सकते हो? हाँ हाँ मित्र, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम बहुत ही अच्छे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा कुछ मदद करना चाहता हूँ। ए लो। यह बोलते ही एक कंघी प्रकट होता है। यह कंघी तुम ले जाओ और अपने सिर पर घसीटना। उसके बाद तुम्हारे सिर पर बाल उग आएगा। ईश्वर कंघी लेकर घर चला आता है। ईश्वर जब पेड़ के कहने के मुताबिक कंघी को अपने सिर पर घसीटता है, उसके सिर पर सुंदर घने घने बाल आ जाता है और चुपचाप सो जाता है। सुबह होने पर ईश्वर देखता है कि कंघी के पास कुछ सोने के सिक्के रखे होते हैं। ईश्वर खुशी के मारे फूले नहीं समा पाता है और कंघी का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कंघी। तुम्हारे वजह से मेरे सिर पर बाल उग आया है। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे वजह से बहुत अमीर हो गया हूँ। सब तुम्हारे वजह से ये सब हो सका है और उस जादुई पेड़ का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ
जो मुझे यह कंघी दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस पेड़ और कंघी के वजह से हूँ। अब वह कंघी रोज ईश्वर को सोने के सिक्के देने लगता है, जिससे ईश्वर कुछ ही दिनों में अपने लिए एक बड़ा घर बना लेता है। धीरे धीरे यह बात गांव में आग की तरह फैल जाती। हेलो बच्चे, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं? यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। सुना है तुमने, वह गंजा ईश्वर बहुत ही अमीर हो गया है और उसके सिर में काली घने घने सुंदर बाल आ गया है। उसकी तो जिंदगी ही बदल गया है। हाँ हाँ भाइयों, वो गरीब अब गरीब नहीं रहा और ना वो गंजा रहा। अब तो उसके सिर पर घने सुंदर बाल भी आ गया है और बहुत ही अमीर हो गया है। पता नहीं कैसे। तभी वहाँ से ईश्वर गुजरता है तो गांव वाले ईश्वर को देखता ही रह जाता है। उसके सिर पर बाल आने से ईश्वर काफी सुंदर लगता है और उसके तो रहन सहन ही बदल गया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए।